नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। आज मैं आपको अपने जीवन की सबसे डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। कभी कभी यादें इतनी दर्दनाक होती हैं कि उन्हें भुलाना चाहते हैं, लेकिन कुछ यादें आपका पीछा नहीं छोड़ती। ये कहानी मेरी और मेरे 4 दोस्तों अनुज, प्रिया, नेहा और मयंक की है। हम सब दिल्ली विश्वविद्यालय में एक साथ पढ़ते थे और ग्रेजुएशन के बाद हमने तय किया था कि पूर्वोत्तर भारत की यात्रा करेंगे। मेघालय हमारे लिस्ट में सबसे ऊपर था। उसकी प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमयी संस्कृति के कारण हमने महीनों तक इस ट्रिप की योजना बनाई। हर जगह के बारे में रिसर्च किया। शिलांग, चेरापूंजी, डॉकी, मावलिन। हमारा प्लान था कि हम 1 हफ्ते की यात्रा करेंगे, लेकिन जो हुआ उसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं अब भी उस रात को याद करता हूं जब हमें पता चला कि प्रकृति की सुंदरता के पीछे कितनी भयावहता छिपी हो सकती है। हम अप्रैल के महीने में गुवाहाटी पहुंचे। वहां से हमने एक टैक्सी किराए पर ली और शिलांग के लिए निकल पड़े। मौसम सुहावना था, हल्की बारिश के साथ। मेघालय की हरियाली देखकर हम सब मंत्रमुग्ध थे। वहां की पहाड़ियां, घने जंगल और झरने, सब कुछ इतना खूबसूरत था कि हमें लगा जैसे हम किसी सपने में हैं। शिलांग पहुंचकर हमने एक छोटे से होम स्टे में ठहरने का फैसला किया। यह शहर के बाहरी इलाके में था, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ। होम स्टे के मालिक जोसेफ अंकल थे, एक स्थानीय खासी आदमी जो बहुत ही मिलनसार थे। उन्होंने हमारा बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया और हमें बताया कि उनके घर में रहते हुए हम शिलांग के आसपास के सभी प्रमुख स्थानों की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। पहले दिन हम शिलांग में घूमे। हमने वॉर्ड लेह पार्क, शिलांग पीक और लेडी हैदरी पार्क देखा। हर जगह अद्भुत थी, लेकिन मुझे याद है कि जोसेफ अंकल ने हमें एक अजीब सलाह दी थी। उन्होंने कहा था, बच्चों, मेघालय की सुंदरता का आनंद लो, लेकिन याद रखना, सूरज डूबने के बाद जंगलों से दूर रहना। कई बार लोग इस जगह की सुंदरता में इतने खो जाते हैं कि वे वापस नहीं आते। हमने उस समय उनकी बात को हल्के में लिया था। हमें लगा कि वे बस हमारी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, क्योंकि हम बाहर से आए थे। अगले दिन हमने चेरापूंजी जाने का प्लान बनाया। चेरापूंजी, जिसे सोहरा भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है। यह शिलांग से लगभग 55 किलोमीटर दूर है और इसकी यात्रा करते समय आप मेघालय के कुछ सबसे शानदार दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। हम सुबह जल्दी निकल गए थे। जोसेफ अंकल ने हमारे लिए एक लोकल ड्राइवर थैंगलेन का इंतजाम किया था। थैंगलेन एक शांत व्यक्ति थे, बहुत कम बोलते थे। हमारा प्लान था कि हम चेरापूंजी में नोहा कालिकाई फॉल्स, 7 सिस्टर्स फॉल्स और मावसमाई गुफाओं का दौरा करेंगे और शाम तक वापस शिलांग लौट आएंगे। रास्ते में प्रकृति का नजारा देखकर हम सब अभिभूत हो गए थे। मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है और उस दिन हमें पता चला कि क्यों। हम बादलों के बीच से गुजर रहे थे, जैसे हम किसी स्वर्गिक यात्रा पर हों। चेरापूंजी पहुंचकर हमने पहले नोह कालिकाई फॉल्स देखा। यह झरना अपनी विशाल ऊंचाई के लिए जाना जाता है। वहां की सुंदरता अवर्णनीय थी। हमने खूब फोटो खिंचवाए, मस्ती की और दोपहर का खाना भी वहीं खाया। इसके बाद हम मावसमाई गुफाओं की ओर बढ़े। ये गुफाएं चेरापूंजी से थोड़ी दूर स्थित हैं और स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स के लिए प्रसिद्ध हैं। गुफाओं के अंदर जाते समय मुझे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन वहां सिर्फ हम 5 और कुछ अन्य पर्यटक ही थे गुफाओं में घूमते हुए। थैंगलेन ने हमें इन गुफाओं से जुड़ी कई कहानियां सुनाई। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग मानते हैं कि इन गुफाओं में प्राचीन आत्माएं निवास करती हैं। मेरे पूछने पर कि क्या वे इन कहानियों पर विश्वास करते हैं, थैंगलेन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, कुछ चीजें समझाने से बेहतर है उन्हें महसूस करना। उनकी इस बात ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। शाम होने लगी थी और हमें अभी 7 सिस्टर्स फॉल्स देखना था।
थैंगलिन ने सुझाव दिया कि अगर हम जल्दी करें तो सूरज डूबने से पहले वहां पहुंच सकते हैं और एक अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। सेवन सिस्टर्स फॉल्स पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। आसमान में बादल छाने लगे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। फॉल्स वास्तव में अद्भुत थे। 7 अलग अलग धाराओं में गिरता पानी, जंगल के बीचों बीच। हम सब फोटो खिंचवा रहे थे जब अचानक मौसम बदलने लगा। पहले हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, फिर अचानक तेज बारिश। थैंगलिन ने कहा कि हमें जल्द से जल्द वापस चलना चाहिए क्योंकि मेघालय में मौसम बहुत जल्दी बदल सकता है और रात में पहाड़ी सड़कों पर ड्राइविंग करना खतरनाक हो सकता है। हम सब जल्दी से कार में बैठ गए और वापस शिलांग के लिए निकल पड़े। रास्ता पहले से ही बहुत कम दिखाई दे रहा था और बारिश ने स्थिति और भी बदतर कर दी थी। थैंगलिन ध्यान से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि वे थोड़े परेशान हैं। लगभग आधे घंटे बाद हमें एहसास हुआ कि हम रास्ता भटक गए हैं। थैंगलिन ने स्वीकार किया कि धुंध और बारिश के कारण उन्हें सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है। हमने मोबाइल निकाले, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं था। जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढता हूँ, थैंगलिन ने कहा और एक पगडंडी पर गाड़ी मोड़ दी। हम एक घने जंगल से गुजर रहे थे। पेड़ों की शाखाएं अजीब आकारों में मुड़ी हुई थीं, जैसे वे हमें रोकना चाहती हों। कार की हेडलाइट्स इस अंधेरे में बहुत कम सहायता कर रही थीं। अचानक थैंगलिन ने ब्रेक लगाया। सड़क पर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। वह पूरी तरह से भीग चुकी थी और उसके बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। हम सब हैरान थे कि इस मौसम में वह वहां क्या कर रही थी। थैंगलिन ने कार का दरवाजा खोला और उस महिला से खासी भाषा में बात की। मैं उनकी बातचीत नहीं समझ पाया, लेकिन देख सकता था कि थैंगलिन का चेहरा पीला पड़ गया था। क्या हुआ? मैंने पूछा। यह महिला कह रही है कि यह रास्ता अच्छा नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए, थैंगलिन ने धीमे से जवाब दिया। नेहा ने सुझाव दिया, हम इस बुजुर्ग महिला को साथ ले चलते हैं। इस मौसम में उन्हें अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। थैंगलिन ने तेजी से मना कर दिया, नहीं, हम अपना रास्ता बदलेंगे। और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, थैंगलिन ने कार पीछे घुमा दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह महिला अब वहां नहीं थी। मुझे अचानक बहुत डर लगा। वह कहाँ गई? इतनी तेज बारिश में वह इतनी जल्दी गायब कैसे हो गई? थैंगलिन एक अलग रास्ते से शिलांग जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लगातार और अधिक घने जंगल में जाते जा रहे थे। बारिश और तेज हो गई थी और अब बिजली भी चमकने लगी थी। मुझे लगता है हमें कहीं रुकना चाहिए और सुबह होने का इंतजार करना चाहिए, प्रिया ने सुझाव दिया। थैंगलिन ने सिर हिलाया। आसपास कोई गांव या होटल नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। मयंक ने पूछा, वह महिला कौन थी और तुम इतने डरे हुए क्यों थे? थैंगलिन कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मेघालय में एक पुरानी कहानी है। कहते हैं कि यहाँ के जंगलों में एक आत्मा रहती है जिसे स्थानीय भाषा में थलेन कहा जाता है। वह अक्सर एक बूढ़ी महिला के रूप में दिखाई देती है और जो लोग उसकी मदद करते हैं वह उन्हें अपने साथ ले जाती है। ये सिर्फ अंधविश्वास है, अनुज ने कहा, हालांकि उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। शायद, थैंगलिन ने जवाब दिया, लेकिन मेरा दादा इसी तरह गायब हुए थे। एक रात वे घर से निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। लोगों ने कहा कि उन्होंने एक बूढ़ी महिला को सड़क पर देखा था। हम सब चुप हो गए। बाहर अंधेरा और गहरा हो रहा था और जंगल के शोर, पेड़ों की पत्तियों का सरसराना, कीड़ों की आवाज और दूर से आते जानवरों के रोने की आवाजें हमारे डर को और बढ़ा रहे थे। अचानक कार रुक गई। थैंगलिन ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। लगता है इंजन में पानी चला गया है, उन्होंने कहा। अब क्या करें? नेहा ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। थैंगलिन ने हेडलाइट्स के प्रकाश में बाहर देखा और कहा, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी दूर कुछ रोशनी देख रहा हूं।
शायद वहां कोई गांव हो। मैं जाकर देखता हूं और मदद लाता हूं। नहीं, हम सब साथ चलेंगे, मैंने कहा। मुझे अकेले रहने का विचार बिल्कुल पसंद नहीं था। हम सब बारिश में भीगते हुए उस रोशनी की ओर चल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था। कीचड़, पत्थर और जंगली झाड़ियां हमारे रास्ते में आ रही थीं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे ताकि कोई खो न जाए। लगभग 20 मिनट चलने के बाद हम एक छोटे से क्लियरिंग में पहुंचे। वहां एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर था। उसकी खिड़कियों से मध्यम रोशनी आ रही थी। यह अजीब है, टैंगलन ने धीमे से कहा। मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई रहता है। हम धीरे धीरे घर के करीब गए। घर पुराना था, लकड़ी से बना हुआ, और उसके चारों ओर अजीब सी सजावट थी। पेड़ों की शाखाओं से लटके पत्थर, हड्डियां और फूल। टैंगलन ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पल बाद दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग व्यक्ति सामने खड़ा था। उनकी उम्र 80 के आसपास होगी। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उनकी आंखें बिना पुतलियों की थीं, पूरी सफेद। मैं डर के मारे जम गया। बाकी सब भी स्तब्ध थे। आओ, अंदर आओ, उस व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज एक घरघराहट जैसी थी। बाहर बारिश में खड़े मत रहो। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? लेकिन क्या विकल्प था? बाहर बारिश और तूफान था और हमारी कार खराब हो चुकी थी। टैंगलन ने धीमे से सिर हिलाया और हम अंदर चले गए। घर के अंदर का दृश्य और भी अजीब था। दीवारों पर अजीब चित्र लटके हुए थे, अमानवीय आकृतियां, जंगल के दृश्य और कुछ ऐसे सिंबल जिन्हें मैं पहचान नहीं पाया। कमरे के बीच में एक बड़ी अलाव जल रही थी, जिससे पूरे कमरे में एक लाल रोशनी फैल रही थी। मेरा नाम थोड़बा है, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। तुम लोग रास्ता भटक गए हो? हाँ, टैंगलन ने जवाब दिया। हमारी कार खराब हो गई है। हम शिलांग जाना चाहते हैं। थोड़बा मुस्कुराए। उनके दांत पीले और टेढ़े मेढ़े थे। आज रात तुम लोग यहीं रुको। सुबह में मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए हमने स्वीकार कर लिया। थोड़बा ने हमें सूखे कपड़े दिए और आग के पास बैठने के लिए कहा। आप यहाँ अकेले रहते हैं? प्रिया ने पूछा। हाँ और नहीं, थोड़बा ने रहस्यमय तरीके से जवाब दिया। शरीर से अकेला, लेकिन आत्माओं से घिरा हुआ। उनकी इस बात ने मुझे और भी असहज कर दिया। मैंने नजर उठाकर देखा कि वे मेरी ओर देख रहे हैं। उनकी सफेद आंखें मुझे घूर रही हैं। तुम्हें डर लग रहा है? उन्होंने मुझसे पूछा। नहीं, मैंने झूठ बोला। डरने की जरूरत नहीं है, थोड़बा ने कहा। जंगल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता जो उसका सम्मान करते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि यह कोई चेतावनी है। थोड़बा ने हमारे लिए एक गर्म पेय तैयार किया, जिसे उन्होंने थांग बताया, एक स्थानीय हर्बल चाय। हमने सब पी ली और मुझे अचानक बहुत नींद आने लगी। मेरी आंखें भारी हो रही थीं। मुझे लगा कि टैंगलन थोड़बा से खासी भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन मैं उनकी बातें समझ नहीं पा रहा था। मुझे याद है कि टैंगलन का चेहरा चिंतित दिख रहा था। फिर मैं सो गया। जब मैं सोया तो मुझे बहुत अजीब सपने आए। मैं देख रहा था कि मैं जंगल में अकेला भाग रहा हूँ। हर तरफ अंधेरा है और मैं किसी चीज से बच रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि वह क्या है, लेकिन मुझे पता है कि अगर वह मुझे पकड़ लेती है तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। सपने में मैं एक खुले मैदान में पहुंचा। वहां वही बूढ़ी महिला खड़ी थी जिसे हमने रास्ते में देखा था। इस बार मैं उसका चेहरा साफ देख सकता था। उसके चेहरे पर कोई त्वचा नहीं थी, सिर्फ खोपड़ी थी और उसकी आंखों से एक अजीब नीली रोशनी निकल रही थी। वह मेरी ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे और मैं चिल्ला रहा था। मैं हड़बड़ाकर उठ गया। मेरे माथे पर पसीना था और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपने आसपास देखा।
मैं अभी भी उस अजीब घर में था, लेकिन सभी सो रहे थे। अलाव अभी भी जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी कम हो गई थी। मैंने थैंगलिन को हिलाया। थैंगलिन उठो। वे नहीं उठे। मैंने प्रिया, नेहा और मयंक को भी हिलाने की कोशिश की, लेकिन वे भी नहीं उठे। वे सभी गहरी नींद में थे। मैं धीरे से उठा और चारों ओर देखा। थोड़बा कहीं नहीं दिख रहा था। मुझे लगा कि मुझे बाहर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। बारिश रुक गई थी, लेकिन आसमान अभी भी बादलों से ढंका था। चांद की हल्की रोशनी में मैं थोड़बा को देख सकता था। वे घर से थोड़ी दूर खड़े थे और उनके चारों ओर अजीब सी रोशनी थी। मैं धीरे से उनकी ओर बढ़ा, यह देखने के लिए कि वे क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। उनके चारों ओर कई अन्य आकृतियां थीं, अस्पष्ट पारदर्शी आकृतियां, जैसे भूत हों। मेरा दिल धड़कना शुरू हो गया। मैं वहां से भागना चाहता था। मैं वहां खड़ा, जमीन पर पैर जमाए हुए, अपने डर से जूझता रहा। थोड़बा और उन अजीब आकृतियों को देखते हुए मेरा मन कह रहा था कि वहां से भाग जाऊं, लेकिन मेरे दोस्त अभी भी घर के अंदर थे। उन्हें छोड़कर जाना मेरे लिए असंभव था। अचानक थोड़बा ने मुड़कर मेरी ओर देखा। उनकी सफेद आंखें चांदनी में चमक रही थीं। आओ, उन्होंने कहा। उनकी आवाज हवा में गूंज रही थी। मैं जानता था कि तुम जागोगे। मैं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा, हर कदम पर सोचते हुए कि मैं पागल तो नहीं हो गया हूं। ये क्या है? मैंने कांपती आवाज में पूछा, उन अजीब आकृतियों की ओर इशारा करते हुए। ये मेघालय के वनों के संरक्षक हैं, थोड़बा ने जवाब दिया। हजारों साल से ये इन जंगलों की रक्षा करते आ रहे हैं, लेकिन अब इनका गुस्सा बढ़ रहा है। गुस्सा? किस बात का? मैंने पूछा। लोग जंगलों को काट रहे हैं, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, संरक्षक का बदला लेना चाहते हैं। मैं समझ गया कि थोड़बा एक शमन थे, जो प्रकृति और आत्माओं के बीच संपर्क स्थापित करते थे। और वह महिला जिसे हमने सड़क पर देखा था, थलेन, थोड़बा ने कहा, वह भी एक संरक्षक है। वह उन लोगों को चुनती है जो उसके साथ जाएंगे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। हमारे साथ जाएंगे? कहाँ? जंगल के अंदर, प्रकृति के साथ एक होने के लिए। मैं पीछे हटने लगा। मुझे समझ में आ रहा था कि हम किस खतरे में थे। हमें जाना है, मैंने कहा। अभी हमें शिलांग वापस जाना है। थोड़बा ने सिर हिलाया। तुम नहीं समझ रहे हो। थल्लेन ने तुम्हारे दोस्तों में से एक को चुन लिया है। वह उसे ले जाएगी। नहीं, मैं चिल्लाया। आप ऐसा नहीं होने देंगे। मैं रोक नहीं सकता, थोड़बा ने शांत स्वर में कहा। लेकिन तुम कुछ कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूं? एक प्राचीन रिवाज है, थोड़बा ने बताया। अगर तुम थलेन को कुछ मूल्यवान चीज दे दो, तो वह तुम्हारे दोस्त को छोड़ सकती है। मूल्यवान? मेरे पास पैसे हैं, गहने हैं। नहीं, थोड़बा ने मुझे रोका। वह भौतिक चीजों से प्रभावित नहीं होती। उसे कुछ व्यक्तिगत, कुछ भावनात्मक चाहिए। मैं सोचने लगा, मेरे पास ऐसा क्या था जो वाकई मूल्यवान था? फिर मुझे याद आया, मेरी माँ का पेंडेंट, जो उन्होंने मृत्यु से पहले मुझे दिया था। मैं उसे हमेशा अपने गले में पहनता था। मैंने पेंडेंट निकाल कर दिखाया। यह मेरी माँ का है। थोड़बा ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, यह काम कर सकता है, लेकिन तुम्हें उसे स्वयं देना होगा। कैसे? जंगल में जाओ, उन्होंने कहा। थलेन वहीं मिलेगी। घर के अंदर जाकर मैंने अपने दोस्तों को देखा। वे सभी अभी भी गहरी नींद में थे। मैंने नोटिस किया कि नेहा के बेड पर एक अजीब नीली रोशनी थी। मैं समझ गया कि थलेन ने उसे चुना था। मैंने एक गहरी सांस ली और बाहर निकल गया। जंगल अंधेरा और भयावह था। मैं धीरे धीरे चलने लगा।
अपने दिल की धड़कन को सुनते हुए। कुछ दूर चलने के बाद मैं एक छोटे से मैदान में पहुंचा। वहां वही बूढ़ी महिला खड़ी थी जिसे हमने सड़क पर देखा था। इस बार वह मुझसे भी अधिक भयानक दिख रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी और उसके हाथ लंबे और पंजे जैसे थे। थलेन, मैंने उसे पुकारा। मेरी आवाज कांप रही थी। वह मेरी ओर घूम गई। उसकी आंखों में मृत्यु का संदेश था। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मैंने कहा और अपना पेंडेंट निकाला। ये मेरी मां का है, ये मेरे लिए सबसे कीमती चीज है। मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूं अगर तुम मेरे दोस्त नेहा को छोड़ दो। थलेन ने मुझे देखा। उसकी आंखें मेरे अंदर तक देख रही थीं। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। मैं अपनी जगह पर जम गया, डर से, लेकिन मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाए रखा, पेंडेंट को दिखाते हुए। जब वह मेरे सामने पहुंची तो मैंने उसके ठंडे स्पर्श को महसूस किया। उसने पेंडेंट को छुआ और उसे मेरे हाथ से ले लिया। एक क्षण के लिए मुझे लगा कि समय रुक गया है। फिर थलेन ने अपना सिर हिलाया और वह गायब हो गई, जैसे वह हवा में खुल गई हो। मैं वहीं खड़ा रहा, हैरान और राहत महसूस करते हुए। मैंने अपनी मां का पेंडेंट खो दिया था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैंने अपनी दोस्त की जान बचा ली है। जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि थोड़बा दरवाजे पर खड़े थे। उसने स्वीकार कर लिया। थोड़बा ने कहा, तुमने अपनी दोस्त की जान बचा ली है। मैंने राहत की सांस ली और अंदर जाकर अपने दोस्तों के पास बैठ गया। मैं बहुत थक चुका था और जल्द ही मैं भी सो गया। जब मैं अगली सुबह उठा तो सूरज चमक रहा था। मेरे दोस्त भी जाग रहे थे, लेकिन थोड़बा कहीं नहीं थे। रात को क्या हुआ? प्रिया ने पूछा, अपनी आंखें मलते हुए। मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे बहुत अजीब सपने आए, नेहा ने कहा। मैं देख रही थी कि मैं जंगल में खो गई हूं और एक बूढ़ी महिला मुझे बुला रही है। मैंने उन्हें बताया कि रात को क्या हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। हम घर से बाहर निकले और देखा कि हमारी कार सड़क पर खड़ी थी, बिल्कुल ठीक हालत में। थैंगलिन ने कहा कि वे सुबह उठकर कार ठीक कर चुके थे। जब हम कार में बैठ रहे थे, मैंने पीछे मुड़कर उस घर को देखा। मैं चौंक गया। वहां कोई घर नहीं था, सिर्फ जंगल था। घर कहाँ गया? मैंने पूछा। कौन सा घर? मयंक ने पूछा। हम रात भर कार में ही सोए थे। मैं समझ गया कि मेरे अलावा किसी को कुछ याद नहीं था। क्या यह सब मेरी कल्पना थी? लेकिन मैंने अपनी गर्दन को छुआ। मेरी मां का पेंडेंट वहां नहीं था। हमारी यात्रा जारी रही। हम शिलांग लौट आए और अगले दिन हमने डॉकी जाने का निर्णय लिया। डॉकी अपने क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए प्रसिद्ध है और भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित है। जोसेफ अंकल ने हमारे लिए एक नए ड्राइवर का इंतजाम किया, क्योंकि थैंगलिन कह रहे थे कि उन्हें कुछ पारिवारिक मामलों के कारण लौटना है। डॉकी का नजारा वाकई अद्भुत था। उमंगोट नदी का पानी इतना साफ था कि नाव ऐसी लग रही थी जैसे हवा में तैर रही हो। हमने वहां कई घंटे बिताए, फोटो खिंचवाए और स्थानीय व्यंजन खाए। फिर हम मावलिन्नो गए, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। वहां का सौंदर्य और स्वच्छता वाकई प्रशंसनीय थी। हर घर के बाहर बांस से बनी कूड़ेदानियां थीं और पूरा गांव फूलों और हरियाली से भरा था। लेकिन मेरा मन अभी भी उस रात की घटनाओं से भरा था। मैं बार बार सोचता था कि क्या वाकई हुआ था और थलेन कौन थी। हमारी यात्रा का आखिरी दिन था और हम शाम को शिलांग लौट आए थे। जोसेफ अंकल ने हमारे लिए एक विदाई भोज का आयोजन किया था। भोजन के दौरान मैंने जोसेफ अंकल से पूछा, अंकल, क्या आप थलेन के बारे में जानते हैं? जोसेफ अंकल का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। तुमने यह नाम कहाँ सुना? मैंने उन्हें बताया कि हमारे साथ क्या हुआ था जब हम चेरापूंजी से लौट रहे थे। जोसेफ अंकल ने गहरी सांस ली।
थल्लेन एक प्राचीन किंवदंती है। कहते हैं कि वह उन लोगों को चुनती है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। उसे एक उपहार देकर ही बचा जा सकता है, कुछ ऐसा जो वाकई कीमती हो। और थोड़ाबा, वह कौन था? थोड़बा, जोसेफ अंकल हैरान हो गए। वह तो एक प्रसिद्ध शमन था जो 100 साल पहले इसी क्षेत्र में रहता था। कहते हैं कि वह आज भी जंगलों में घूमता है, लोगों की मदद करता है। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या मैंने वाकई एक मृत शमन से मुलाकात की थी? अगले दिन हम गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए। वहां से हमें दिल्ली के लिए फ्लाइट लेनी थी। मैं अपने अनुभव के बारे में सोच रहा था। अभी भी उलझन में था कि क्या वह सब वास्तविक था या सिर्फ मेरी कल्पना। जब हम गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचे तो मैंने सुरक्षा जांच के लिए अपनी जेब खाली की। मेरे हाथ में कुछ अटका, एक छोटा सा पत्थर जिस पर अजीब सिंबल उकेरे हुए थे। मैं इसे पहले कभी नहीं देखा था और मुझे याद नहीं था कि यह मेरी जेब में कैसे आया। जब मैं इसे देख रहा था तो एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई। वह स्थानीय दिख रही थी। उसने मेघालयी पारंपरिक पोशाक पहनी थी। यह एक सुरक्षा कवच है, उसने कहा, पत्थर की ओर इशारा करते हुए। थोड़बा ने तुम्हें दिया था, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं उसे देखता रहा, हैरान और डरा हुआ। आप कौन हैं? वह मुस्कुराई। बस एक पुरानी औरत जो उन्हें देखती है जो देखना चाहते हैं। और इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, वह भीड़ में गायब हो गई। मैंने पत्थर को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। मुझे एहसास हुआ कि मेघालय में जो कुछ भी हुआ था वह वास्तविक था। प्रकृति के रहस्य, प्राचीन आत्माएं, थलेन और थोड़ाबा, ये सब वास्तविक थे। और शायद मेरी माँ का पेंडेंट अब भी वहां है, मेघालय के जंगलों में, प्रकृति की रक्षा करते हुए। आज कई साल बीत जाने के बाद भी मैं उस यात्रा को नहीं भूल पाया हूं। कभी कभी रात में जब बारिश होती है, मुझे थलेन की आवाज सुनाई देती है, जैसे वह मुझे बुला रही हो। मैंने कभी अपने दोस्तों को नहीं बताया कि वास्तव में क्या हुआ था। वे अभी भी सोचते हैं कि हम सिर्फ रास्ता भटक गए थे और रात भर कार में सोए थे। लेकिन मैं जानता हूं सच्चाई क्या है। मेरे पास अब भी वह पत्थर है जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं। और कभी कभी जब मैं अकेला होता हूं और पत्थर को छूता हूं, मुझे लगता है जैसे मैं फिर से उस जंगल में हूं, थोड़बा और थलेन के साथ। मेघालय ने मुझे सिखाया कि प्रकृति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रकृति को भूल जाते हैं तो वह हमें याद दिलाने के लिए अपने संरक्षकों को भेजती है। और अगर कभी आप मेघालय जाएं और सूरज डूबने के बाद जंगल में एक बूढ़ी महिला दिखे, तो याद रखना, वह थलेन हो सकती है जो आपको परखने आई है। और अगर वह आपको बुलाए तो तैयार रहना कुछ कीमती देने के लिए, क्योंकि कुछ कीमती खोए बिना आप वापस नहीं आ पाएंगे। ये कहानी मेरी है, एक यात्री की जिसने मेघालय के जंगलों में प्रकृति के असली चेहरे को देखा और जिंदा लौट आया। दोस्तों, आपने अभी मेघालय की उस काली रात की भयावह कहानी सुनी। अगर आपका दिल अभी भी धड़क रहा है और रोंगटे खड़े हैं तो मैं समझता हूं मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था वहां उस जंगल में। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अभी द हॉरर डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई डरावनी कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्या आप सोच रहे हैं कि मेघालय की थलेन जैसी और भी आत्माएं हमारे भारत के दूसरे हिस्सों में मौजूद हैं? हमारी अगली कहानी में जानिए राजस्थान के वीरान मरुस्थल में छिपे उस राज के बारे में जो सदियों से किसी ने नहीं खोला, जहां रात में रेत की आवाजें लोगों को अपने पास बुलाती हैं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? क्या आपका कभी प्रकृति की इन अदृश्य शक्तियों से सामना हुआ है? अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में साझा करें। याद रखें, हम हर रोज एक नई कहानी लेकर आते हैं और आप हमें सुझा भी सकते हैं
कि हमें किस जगह या किस राज्य की अगली कहानी बनानी चाहिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।